डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारी जो मैथ्स की क्लास है वो है क्लास 11th के लिए। तो क्लास 11th में जो आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो जो जो चैप्टर में आपके टॉपिक है, क्या कॉन्सेप्ट, हमें क्या पढ़ना है, पहले वो क्लियर करें। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज आपकी दी हुई है ताकि वो आपको क्लियर बहुत अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले जैसा कि नाम दिया हुआ है सेट्स, तो हमारे यहाँ जो पहली चीज बनती है वो जानना कि क्या है सेट। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। तो बुक में जो आपकी डेफिनेशन दी वो ऐसी है, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर कॉल्ड एलिमेंट्स मेंबर्स ऑफ द सेट। तो क्या बोला जा रहा है इसको अगर मैं हिंदी में बताऊं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, सेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय। तो ये तो हो गई बुक की डेफिनेशन। अब इसी को यदि मुझे अपनी लैंग्वेज में समझना है, हम अपनी लैंग्वेज में अगर बात करें कि आखिर क्या है सेट, तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उनका कलेक्शन अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सभी वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेट बोल रहे हैं। अब बात यहाँ ये आती है, सवाल ये बनता है कि क्या हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसका कलेक्शन ले लेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर एक रूम है, उस रूम में बहुत सारी चेयर्स हैं तो चेयर का कलेक्शन हो गया, या फिर एक क्लास है, क्लास में सभी स्टूडेंट का कलेक्शन। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं यदि उनका मैं कलेक्शन बना रही हूँ, ठीक है, तो वो अगर मैं कलेक्शन लेती हूँ वो सबके सब सेट कहलाएंगे, तो नहीं। सेट में भी ये है कि कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, कौन से स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो सेट्स कहलाते हैं और कौन से ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो सेट नहीं कहलाते हैं, वो भी है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या ये सेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये सेट बना रहा है, ठीक है, ये सेट है। कैसे पता चला कि ये सेट है, यहाँ पे जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे बोला जा रहा है जो मैं ऑब्जेक्ट ले रही हूँ वो अपने आप में क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या मैं इसको सेट बोलूंगी कि नहीं बोलूंगी। तो नेचुरल नंबर अपने आप में डिफाइंड है कि नहीं है, आप बताएं। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे हम कैसे समझते हैं, क्या होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें हम जीरो नहीं ले सकते, जिसमें हम इंटीजर नंबर नहीं ले सकते। तो यानी कि ये नेचुरल नंबर की जो डेफिनेशन है, ये जो नेचुरल नंबर है वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट बैठता है, बहुत डिफाइंड है कि हाँ नेचुरल नंबर वही कहलाते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें इंटीजर नंबर्स नहीं होते हैं, जिसमें होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट जो क्या हो, वेल डिफाइंड हो, कि बिल्कुल डिफाइंड ही हो, कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है कि नहीं शायद इसमें ये नंबर भी हो सकता है। ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना कि हाँ नेचुरल नंबर में हम -1 भी ले लेते हैं, ये तो नहीं है। ये चीज क्या है, डिफाइंड है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो डिफाइंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सेट बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर मैं लेती हूँ तो ये सेट कहलाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड है। किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेट होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सेट है कि नहीं है, कि वो ऑब्जेक्ट कैसा हो, मेरा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, ठीक है, वो अपने आप में डिफाइंड हो रहा हो। अब बात आती है कि अब ये तो हो गया कि ये ऐसे स्टेटमेंट क्या कहलाएंगे, सेट्स कहलाएंगे जो वेल डिफाइंड हो। पर अब कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो सेट नहीं कहलाएंगे, तो उसके लिए एग्जाम्पल अगर लेते हैं, मैंने लिखा सेट ऑफ बेस्ट गर्ल्स in your class, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ बोल रही हूँ कि मैंने बोला कि आपकी क्लास में बेस्ट लड़कियां, ठीक है, बेस्ट गर्ल्स, उनका सेट। तो क्या ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, तो क्या ये सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, आप खुद सोचो। तो जरा आप ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ ये लिखा है यहाँ पे कि आपकी क्लास की सबसे होशियार लड़कियां, सबसे बेस्ट गर्ल्स, राइट। तो बेस्ट गर्ल्स बोला है, तो ये क्या अपने आप में स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है, क्लियर होता है, क्लैरिटी है इस स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत भी, तो नहीं, ये जो स्टेटमेंट है वो सेट नहीं कहलाएगा। बिकॉज क्योंकि मेरा किसी भी स्टेटमेंट को सेट होने के लिए क्या जरूरी होता है कि वो क्या हो, वेल डिफाइंड हो। पर ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों नहीं है, मैंने सिर्फ ये बोला ना कि आपकी क्लास की बेस्ट गर्ल्स, तो किस में बेस्ट, किस एक्टिविटी में बेस्ट, कुछ मेंशन किया क्या मैंने। बेस्ट तो किसी भी चीज में हो सकती है, कोई लड़की डांस में बेस्ट हो सकती है, कोई स्टडी में हो सकती है, कोई सिंगिंग में हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स में हो सकती है। तो यहाँ पे ना ये जो मेरा स्टेटमेंट है ना वो क्लियर नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ, कुछ बता नहीं रही हूँ कि अगर वो लड़कियां बेस्ट है तो किस एक्टिविटी में बेस्ट है। तो
मैं यही बता रही हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल जब आपको मिलते हैं तो ये स्टेटमेंट नहीं सेट्स नहीं कहलाएंगे। रीजन यही होता है क्योंकि ये चीज मेरे दिमाग में फिट नहीं बनती है, ठीक है, फिट नहीं बैठ रही है, कंफ्यूजन आ रहा है मुझे यहाँ पे। क्योंकि बेस्ट लड़कियां हैं तो आप खुद सोचो ना किसमें बेस्ट होंगी, इसमें भी हो सकती है, हो सकता है कुछ लड़कियां पढ़ाई में हो, कोई हो सकता है कुछ डांस वांस में हो, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट हमारे दिमाग में फिट नहीं बैठते हैं, जिनमें क्लैरिटी नहीं होती है, वो सेट्स नहीं कहलाएंगे। पर ऐसे स्टेटमेंट जिनमें क्लैरिटी होती है, जो वेल डिफाइंड होते हैं, हाँ भाई ये होता ही है, नेचुरल नंबर ऐसा ही होता है, रैशनल नंबर यही होता है, तो ऐसी चीजें जो बिल्कुल वेल डिफाइंड हो वो सेट कहलाएंगे। और जो चीजें वेल डिफाइंड ना हो, जिसकी क्लैरिटी हमें ना हो, कंफ्यूजन होती है स्टेटमेंट में, वो सेट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स और भी बहुत आपकी बुक में दिया है, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे, देखिए सेट जब पूछता है ना कोई आपसे कि बताओ सेट क्या कहलाते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधे ही डेफिनेशन जो होता है वो रट के बोल देते हैं। बट समझना वही कहलाता है कि जिसे आप समझ रहे हो कि हाँ सेट क्या है, आपको दिखना चाहिए कि अच्छा ये सेट है, आपको दिखे वो चीज, ठीक है। आप सिर्फ उसको पढ़ो मत, वो चीज आपको भी यहाँ पे क्या हो, आप सिर्फ देखो कि हाँ ये ऑब्जेक्ट सेट है, ये ऑब्जेक्ट सेट नहीं है। तो सीधी सी बात है, कोई पूछे कि सेट क्या है तो एक लाइन में आप बता सकते हो ऐसे स्टेटमेंट जो वेल डिफाइंड हो, जिसमें क्लैरिटी दिखाई हो रही हो, जो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ रहे हो, वो स्टेटमेंट क्या कहलाएंगे, सेट्स कहलाएंगे। और कौन से स्टेटमेंट है जो सेट नहीं कहलाएंगे, जो वेल डिफाइंड ना हो, ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन आ रही है, जिस स्टेटमेंट जैसे किसमें आ रही थी कि बेस्ट लड़कियां हैं तो किसमें बेस्ट है। मैं बोल दे रही हूँ आपसे बेस्ट राइटर्स, हमारे देश के जितने भी बेस्ट राइटर्स हैं, क्या वो सेट कहलाएंगे, क्या उनको मिलाकर मेरे एक सेट बनता है। तो बेस्ट राइटर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, राइटर्स कोई एक ही तो नहीं होता है, कई चीजों में राइटर्स क्या होते हैं, अलग अलग चीजें लिखते हैं, कोई नॉवल लिखता है, कोई पोएट्री लिखता है, ठीक है। तो किसमें बेस्ट है ये हम नहीं बता रहे। तो ऐसी चीजें जिनमें कंफ्यूजन आ रही है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, वो सेट्स नहीं कहलाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ सिंबल्स की कि आखिर हम यहाँ पे सेट कैसे बताएंगे। तो सेट को अगर दर्शाना जैसे हमें लिखने का तरीका हो, वो हम ज्यादातर से जैसे कैपिटल A B C, कैपिटल X Y Z ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब बात आती है एलिमेंट्स ऑफ मेंबर्स की। एलिमेंट ऑफ मेंबर, तो देखो क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो हो गया सेट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ दिखा दूंगी कैपिटल A और ये हो गया सेट, कैसा हो गया, नेचुरल नंबर का, ठीक है। मैंने यहाँ बताया कि आपने सेट लिया है नेचुरल नंबर का। बट एलिमेंट ऑफ मेंबर्स क्या कहलाएंगे, जिसको एलिमेंट ऑफ मेंबर्स को हम शो करेंगे ज्यादातर से स्मॉल a या फिर स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z से, ठीक है। तो एलिमेंट्स कहलाएंगे, जैसे नेचुरल नंबर लिया तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 3 4 डैश, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एलिमेंट्स कहला। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेती इंटीजर नंबर सेट ऑफ, तो एक तो पहले वो सेट भी होता, ठीक है। पर अब एलिमेंट्स क्या मैं यहाँ लिखती -1 -2 -3, तो जो मैं सेट ले रही हूँ उसी के मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, एलिमेंट लिख रही हूँ, मेंबर्स लिख रही हूँ, ठीक है। तो यही कहलाते हैं एलिमेंट और मेंबर। और हाँ, इसको ऐसे करली ब्रैकेट में हम सेट को जब भी लिखते हैं तो ऐसे ब्रैकेट, ठीक है, इस तरीके जो मैंने बनाया ना करली ब्रैकेट, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेट्स क्या कहलाते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो कैसे हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जिनका। और एग्जांपल्स में भी मैंने बता दिया, क्योंकि क्या होता है ना, ज्यादातर हमें डेफिनेशन क्लियर नहीं होती, बट अगर किसी चीज को अगर एग्जांपल से बताओ तो वो हमें ज्यादा समझ में आती है। तो सीधी सी बात है, आप एग्जांपल में यही बोलना कि अगर जो ऐसे स्टेटमेंट जो वेल डिफाइंड हो वो हमारा सेट कहलाएगा, और ऐसे स्टेटमेंट जो वेल डिफाइंड ना हो, जिसके लिए मुझे कंफ्यूजन आ रही हो, वो सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। और मेंबर्स एलिमेंट क्या होते हैं, ये कि अगर नेचुरल नंबर ले रही हूँ सेट, तो उसके एलिमेंट क्या कहलाएंगे, 1 2 3 4। सो अभी हमने यहाँ पे सेट्स की डेफिनेशन देखी, एग्जांपल्स देखा, सिंबल्स देखा, एलिमेंट्स और मेंबरशिप की बात की। अब आता है कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को हम दो टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म में और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो हम इसे समझते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो होता क्या है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में क्या बोला जाता है कि अगर आपको सेट दिया हुआ है और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखकर बताना है, तो जो भी सेट दिया हुआ है उसके सिर्फ और सिर्फ आप एलिमेंट लिख दोगे। अब ये मैंने क्यों लिखा, जैसे मान लीजिए जो अभी मैंने आपको अभी बताया था लास्ट वीडियो में कि एग्जांपल दिया था ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपको अगर ऐसे ही दिया गया होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिया गया और बोला जा रहा है इसको आप किस फॉर्म में बताएं, रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में बताओ। तो आपको नेचुरल नंबर के मतलब नेचुरल नंबर अगर सेट दिया है तो उसके एलिमेंट लिख दो। ऑब्वियसली बात है, नेचुरल नंबर अगर यहाँ पे मैं सेट ले रही हूँ तो उसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 ही होंगे ना, -1 0 तो नहीं लिखूंगी यहाँ पे। तो यही बोला जा रहा है कि अगर आपको सेट दिया होगा और उसको रोस्टर फॉर्म में बताना है तो रोस्टर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स लिखते हैं, किसी भी सेट के एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स हम यहाँ पे बताते हैं। ओके, अब बात की जा रही है बिल्डर फॉर्म की। तो बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट कि बिल्डर फॉर्म में अब क्या होगा, आपको एलिमेंट्स लिखे मिलेंगे, यही ले लो नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स ले लो, आपको यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे मिलेंगे, उसको आपको बिल्डर फॉर्म में करना है। तो बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो जो ब्रैकेट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ब्रैकेट आपको बनाना है। कुछ लोग अगर सीधे सीधे सेट लिख देंगे ना या फिर ऐसे ही बता देंगे बिना ब्रैकेट के तो फिर वो सेट नहीं कहलाएगा। ये ब्रैकेट हमने बनाया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हम बोलना चाहते हैं कि आपको किस फॉर्म में बताना है, बिल्डर फॉर्म में। तो यही दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, एलिमेंट दिए हुए हैं, कैसे हम बताएंगे। क्यों लिखा है ऐसा मैंने, देखो ये दिया हुआ 1 2 3 4। सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर ये एलिमेंट लिखा है तो ये कौन से नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो हमको जब ये सारी चीजें पता है कि नंबर्स कैसे, नंबर सिस्टम में कि हम सब जानते हैं इंटीजर नंबर क्या होते हैं, तो ये 1 से दिखाई दे रहा है स्टार्ट, तो आप समझ जाओगे कि ये नेचुरल नंबर है, राइट, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, इसमें कोई माइनस वाला कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर, ये आ गया। अब आपको इसको कैसे बिल्डर फॉर्म में बनाना है वो देखिए। हम बिल्डर फॉर्म में जब बनाते हैं तो एक सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कोई ना कोई सिंबल जरूर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है x ले लिया, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, आपकी इच्छा, आपको जो भी सिंबल यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो क्या मैंने बोला यहाँ पे, ये x, इसको आप और ऐसे बता दो, यहाँ लिख दे रही हूँ इसको कैपिटल है, नेचुरल नंबर का सेट ले रही हूँ ना, तो मैंने बताया था कि कैपिटल A B C कैपिटल X Y Z हम कोई भी यहाँ ले सकते हैं, तो मैं यहाँ कैपिटल N ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ लिख लो और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो कैपिटल N इक्वल्स टू, और ये मैंने लिख लिया सेट, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे x as z क्यों लिखा मैंने, तो क्या बता रही हूँ कि बिल्डर फॉर्म में ना आपको एक सिंबल का यूज करना होता है, ठीक है। तो कोई भी सिंबल मैंने यहाँ पे x ले लिया, फिर ये कॉलन लगाया, x इज अ नेचुरल नंबर, और क्या दिखाया मैंने कि जो मैंने यहाँ x जो लिया है, ठीक है, x जो लिया है वो x क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। आप पढ़ेंगे कैसे, इसको बोलते क्या है, ये जो x है इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल x, ठीक है, मतलब x के सभी सेट की मैं यहाँ बात करें, यहाँ पे जो x है वो सभी नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। ये जो कॉलन है उसको पढ़ते हैं सच दैट, क्या पढ़ते हैं, सच दैट। ये जो पूरी चीज लिखी हुई है इसको यहाँ मैं बोलूंगी वेयर x इज अ, ये जो चीज पूरी लिखी हुई है x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो क्या से पढ़ने का तरीका, ये जो x मैंने यहाँ लिया है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल x को बोलेंगे सेट ऑफ ऑल x, ये कॉलम जो है सच दैट, और ये जो पूरा हमने लिखा है जहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि x क्या है वहां पे नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। जैसे और भी अगर हम तरीके से आप बताए, जैसे मान लीजिए आपके पास एलिमेंट लिखा हुआ है, यही बता दे रहे हैं, a कैपिटल A करके लिख दे रही हूँ, AEIOU, ठीक है। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। पहचान लोगे ना कि कैसे फॉर्म में लिखा है, किस फॉर्म में नहीं लिखा है, जब सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स लिखे हो। अब आपको पता चल गया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और सेट में क्या है यहाँ पे डिफरेंट। तो सेट क्या है, जैसे ये लिखा हुआ सेट है कि जैसे नेचुरल नंबर तो वो हो गया सेट, पर उसके एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, 1 2 3 4 वो एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो हाँ, तो यहाँ हम ये बता रहे हैं कि अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स लिखा हुआ है, उसको बिल्डर फॉर्म में बताना। तो ये AEIOU ये क्या कहलाते हैं, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल, समझ लेना इसलिए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये वॉवल्स है हमारे, तो अब ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, अब आपसे बोला जाए इसको कन्वर्ट करो किसमें, बिल्डर फॉर्म में बताने के लिए। तो वही चीज बिल्डर फॉर्म में हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, बिल्डर फॉर्म के लिए जो सबसे यूजफुल चीज होती है वो हमें एक सिंबल यूज करना होता है, ठीक है, कि जो चीज एलिमेंट मुझे बताना है तो मैं उसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूं, वो पूरा एलिमेंट ना लिख के उसको एक सिंबल का यूज करके बता दूं कि हाँ उस सिंबल में ही ये सारे एलिमेंट अपने आप आ जाएंगे। तो
तो जैसे मैंने नेचुरल नंबर के लिए x यूज किया था, आप यहाँ पे इसके लिए भी मैं चलो x यूज कर रही हूँ, तो x यूज किया मैंने, फिर क्या लगाया, कॉलन लगाया, सच दैट इसको आप बोलेंगे, ठीक है। और क्या लिखा, x इज ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना इस तरीके से। क्या बताया मैंने कि आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, एलिमेंट्स में दिया था, आप पहचान लिए कि हाँ ये वॉवेल्स हैं, तो कैसे आप इसका बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, एक सिंबल यूज कर लेना, ठीक है। और ये लगाना सच दैट कि यहाँ पे सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स के सभी सेट सच दैट इस प्रकार है कि X इज ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जहां X जो है वो सभी इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स को प्रदर्शित कर रहा है, शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट सिर्फ लिखते हैं और बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को एक सिंबल का यूज करते हैं, उसको सेट के रूप में बताते हैं और इस तरीके से बताते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर हम बुक की कुछ और एक्सरसाइज देखेंगे तो उससे और समझ में आ जाएगा। बस अभी ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये हमारा हो गया एलिमेंट्स और ये हो गया हमारा किसमें, सिंबल्स का यूज करके। क्या होता है ना, बिल्डर फॉर्म में ना वो पूरे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम कोई एक ऐसा सिंबल यूज कर दे जहां हम ये बता दें कि उसी सिंबल्स में ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब उनका प्रेजेंटेशन हम बता दें किससे, एक सिंबल का यूज करके। अब एक चीज और जो हमें बतानी है यहाँ पे, जैसे कि अगर यदि आपको कोई वर्ड दिया गया, कोई भी वर्ड अगर यहाँ पे दे दिया गया, उसको बोला जाए उसको सेट के रूप में बताओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया, लिखा है यहाँ पे एप्पल, अब तुम इसको इसका सेट बना के बताओ, ठीक है। इसको मैं शो कर दे रही हूँ यहाँ पे कैपिटल एक्स। सेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट हमने बनाया। अब इसको सेट में कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे सवाल बनता है कि यहाँ 2 पी थे, यहाँ 1 पी क्यों लिखा। तो क्या होता है, एक रूल जैसे यहाँ पे हम अगर बात कर ले कि जब भी कुछ हम सेट, अगर हमें कोई चीज रिपीट हो रही है, ठीक है, जैसे कि एप्पल में यहाँ पे डबल पी है, ठीक है, पर जब मुझे इसको सेट के रूप में लिखना होगा तो वहां में उस एलिमेंट को या फिर उसके मेंबर को रिपीट नहीं करेंगे। अगर वो 2 बार पी उसका सेट बनाएंगे तो हम 1 ही पी लिखेंगे। आप लिखना चाहो 2 पी तो भी लिख सकते, बट ऐसा है कि यहाँ पे जरूरत नहीं है लिखने की। यहाँ पे अगर सेट बना रहे हो तो एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करेंगे। और एक चीज और, अगर यदि मैं इसी को PLEA ऐसा भी अगर लिख दूं ना तो भी वो सही है, ठीक है। मतलब कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, उसके जो मेंबर्स हैं, और साथ ही साथ हम उसको जो लिख रहे हैं उसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं कि अगर ए है तो ए लिखेंगे पहले, फिर पी, फिर एल, फिर ई। हम पी भी आगे लिख सकते हैं, हम ई भी आगे लिख सकते हैं, मतलब उसके ऑर्डर एक्सचेंज कर भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेट के रूप में जब लिखना होगा। तो क्या चीजें समझ में आई सबसे पहले कि सेट क्या होते हैं, सेट कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो सेट कहलाते हैं और कौन से ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो सेट नहीं कहलाते हैं। फिर सेट का हमने रिप्रेजेंटेशन बताया कि इसको किन 2 फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखते हैं और बिल्डर फॉर्म में हम एक सिंबल का यूज करते हुए उसी एलिमेंट्स को हम यहाँ पे ऐसे शो करते हैं। और एक चीज यहाँ पे कि सेट में हम कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं और उसके ऑर्डर भी हम चेंज करके लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब जितना भी हमने समझा थोड़ा एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 या फिर 1A है यहाँ पे, जैसा कि दिया हुआ है 1.1 लिखो या 1ABC, कुछ भी करके बताओ। ओके, तो एक्सरसाइज 1A में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है वो यही बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब वही पूछ रहा है कि ये जो दिए हुए हैं स्टेटमेंट है इसमें कौन से सेट्स हैं, कौन से सेट नहीं है, और जस्टिफाई भी करके बताओ कि क्या क्यों नहीं है ये सेट और क्यों है सेट। तो हमने आपको बता दिया है कि कौन से स्टेटमेंट सेट्स कहलाते हैं, कौन से स्टेटमेंट जो होते हैं सेट्स नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट दिया है क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, ठीक है भाई। तो ये सेट्स होंगे, क्या बोला है इसने, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर की कलेक्शन अगर हम यहाँ पे लेते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं और किससे कम लेते हैं, 50, लेस देन 50 बोला है ना, तो 50 से कम, 50 से कम नेचुरल नंबर अगर मैं लेती हूँ तो क्या वो सेट कहलाएगा, तो हाँ सेट कहलाएगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड हो रहा है ना, क्योंकि हम ले लेंगे यहाँ पे 50 से कम ही लेना है ना, तो 1 से लेकर 49 तक हम ले लेंगे, तो 1 से लेकर 49 तक भी लिखना, क्या वो आंसर में कुछ कंफ्यूजन थोड़ी ना आ रहा है, वो भी तो वेल डिफाइंड है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये सेट कहलाएगा। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर, चलो ये भी ये सेट है, क्यों सेट है, अब यहाँ बोल रहा है कि ऑड इंटीजर का अगर मैं कलेक्शन लेती हूँ तो क्या वो सेट है, तो ऑड इंटीजर्स क्या है, सबसे पहले ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, अब इंटीजर -3, -5, -7,
क्या इनका अगर इस तरीके से मैं लिख दूं, यही तो बोला है ना कि कलेक्शन लो ऑड इंटीजर्स के, तो ये लिख दिया मैंने ऑड इंटीजर्स, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? क्या ये वेल डिफाइंड नहीं दिखाई दे रहा है? हम लिख सकते हैं ना ऐसा, तो ये क्या होगा? सेट कहलाएगा। थर्ड दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। बोल रहा है कि हमारे ईयर्स में, मतलब हमारे साल में कौन से ऐसे महीने हैं जो स्टार्ट होते हैं लेटर जे से, मतलब जे से शुरुआत होते हैं। तो कौन कौन से मंथ आप बता सकते हो? जनवरी है, जून है, जुलाई है ना? तो ये क्या है? अपने आप में वेल डिफाइंड, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना कि नहीं जनवरी जे से स्टार्ट नहीं होगा, किसी और से स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी क्या है? वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट कहलाएगा। फिर दिया है द कलेक्शन, क्या था फिर उसके बाद कि अब सीधे हम हिंदी में बता दे रहे हैं। बोला जा रहा है इसमें कि फोर्थ वाले में कि इंडिया के जो 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, यानी कि इंडिया के जो 5 बहुत ही अधिक टैलेंटेड राइटर्स हैं, उनका कलेक्शन, तो क्या वो सेट कहलाएगा? तो वही बात आ गई, सिर्फ मोस्ट टैलेंटेड बोल देना इंडिया के, उनके राइटर्स का कलेक्शन, वो क्या अपने आप में कंफ्यूजन हो रहा है ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आखिर कौन सा लेखक कितना बेस्ट है, ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड है, किस चीज में मोस्ट टैलेंटेड है, कौन राइटर्स तो कई सारे हो सकते हैं, किस राइटर्स अलग अलग होते हैं, कोई पोएट्री लिखता है, कोई नॉवेल लिखता है, कोई कॉमिक वाली चीजें लिखता है, तो वो किसमें बेस्ट हम बता रहे हैं, किसमें मोस्ट टैलेंटेड बता रहे हैं, किस राइटर के लिए, वो अभी कंफ्यूजन है, वो नहीं बना सकता सेट इसमें। तो ठीक है, तो ये फोर्थ वाला आपका सेट नहीं होगा। फिर फिफ्थ वाले में बोला गया है कि क्रिकेट के लिए बोला गया इसमें कि जो हमारे वर्ल्ड के बेस्ट 11, ठीक है, हमारे वर्ल्ड के जो बेस्ट 11 बैट्समैन है, ठीक है, मतलब कि हमारे विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ जो बैट्समैन हैं उनका कलेक्शन, तो क्या ये सेट होगा क्या? तो ये भी हम सेट नहीं बोल सकते भाई, सीधी सी बात है कि हम कैसे बता दें कि वो जो है वर्ल्ड के बेस्ट, सब खेलते हैं क्रिकेट, ठीक है, अब कौन बेस्ट बैट्समैन है, कौन ज्यादा अच्छा खेल रहा है, कौन ज्यादा अच्छा बेस्ट बैट्समैन है, ज्यादा अच्छी बैटिंग करता है, इसका निर्णय हम अभी अब नहीं ले सकते ना, ये हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये अपने आप में क्या वाला स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि आखिर कौन सा जो बैट्समैन है वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम इस चीज पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि जो यहाँ पे बोला गया है कि जो बहुत ही बेस्ट बैट्समैन है उनका आप कलेक्शन बताओ, तो बैट्समैन कौन कौन बेस्ट है ये हम कैसे बता सकते, वो भी आपको वर्ल्ड के बताना है, तो ये सेट नहीं होगा। फिर क्या दिया हुआ है? हमारे सभी नदियों का कलेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि हमारे इंडिया की जितनी भी नदी है उनका कलेक्शन, तो क्या वो सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो ठीक है, यहाँ पे ये सेट कहलाएगा, क्यों? उसने ये बोला ना कि हमारी भारत की जितनी भी नदी है उनका कलेक्शन, तो भारत की नदियों के बारे में बोला गया है, सिर्फ ये तो नहीं बोला गया ना कि बेस्ट रिवर, उसने बोला है बेस्ट रिवर इन इंडिया, तो उसने यहाँ पे मेंशन किया है इंडिया को, तो इंडिया के जितनी भी बेस्ट रिवर्स, जितनी भी नदी है, हम उनको यहाँ पे बता सकते हैं। ये थोड़ा वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि वो किसके लिए पूछ रहा है, इंडिया के लिए पूछ रहा है, अमेरिका के लिए पूछ रहा है, वो यहाँ पे कंट्री को मेंशन किया है, तो ये हमारे लिए क्या है? वेल डिफाइंड कर रहा है, तो ये क्या होगा? सेट कहलाएगा। फिर आपकी क्लास के सभी, ठीक है, ये वाला क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपकी क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन, तो ये भी क्या होगा? सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने ये बोल दिया ना, अब आप ये चीज तो आप में कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा करेगा। अब आप अगर यदि 11th क्लास में हो, 11th क्लास में अगर यदि 11 लड़के हैं, 11 या 12 ले ले, ठीक है, अगर 12 लड़के पढ़ रहे हैं और 13 लड़कियां हैं, सिर्फ लड़कों की अगर बात बोली गई है कि क्लास 11 में 12 लड़के हैं तो उनका कलेक्शन, तो ये क्या है? ये डिफाइंड है यहाँ पे कि हम यहाँ पे सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आपकी क्लास में सभी लड़कों का, तो लड़के यहाँ पे क्लास 11th में तो है यहाँ पे, तो उनका कलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे अगर यदि ये जोड़ दिया जाता कि आपकी क्लास के सभी बेस्ट बॉयज का कलेक्शन, तो बेस्ट बॉयज जब अगर जुड़ जाता तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता, क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन सा लड़का किस एक्टिविटी में बेस्ट है, कौन बेस्ट है, कितना बेस्ट है, इस चीज को हम यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट अगर सिर्फ आपसे बोला जा रहा है कि आपकी क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन, सभी बॉयज का कलेक्शन, तो क्लास में तो ऑब्वियसली बात है बॉयज गर्ल्स सभी होंगे, तो सिर्फ बॉयज के अगर कलेक्शन की बात की जा रही है तो हम बॉयज का बता सकते हैं कि हाँ भाई हमारी क्लास में इतने बॉयज हैं, तो इनका ये कलेक्शन हो गया। तो ये क्या है? ये चीज हमारे दिमाग में आ रही है, ये वेल डिफाइंड हो रही है, इस चीज की क्लैरिटी हम रख रहे हैं, तो ये सेट हो। नेक्स्ट यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो क्या ये सेट होगा? तो हाँ, ये सेट होगा। अब ये बोला गया ना कि मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवल लिखा हुआ है उसका कलेक्शन,
तो सीधी सी बात, उसने तो अपना स्टेटमेंट उसका क्लियर है, यहाँ पे क्लैरिटी हमको समझ में आ रही है कि उसने सिर्फ मुंशी प्रेमचंद के नोवेल का कलेक्शन पूछा है। तो हम बता सकते हैं कि अगर मुंशी प्रेमचंद की ये नोवेल है तो उनका कलेक्शन हम यहाँ पे क्लैरिटी है। बट अगर यहाँ पे सिर्फ बोला जाता कि मुंशी बेस्ट रिटर्न मतलब बेस्ट जो भी उन्होंने लिखा हुआ है सिर्फ मुंशी प्रेमचंद का, नोवेल की बात नहीं होती, यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता नोवेल, तो हमको कंफ्यूजन बनता कि आखिर मुंशी प्रेमचंद के किस चीज को हम यहाँ पे बताएं कि क्या उन्होंने लिखा है, तो उसकी क्या हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि मुंशी प्रेमचंद के जो उन्होंने नोवेल लिखी हुई है, ठीक है, तो उसका आपका कलेक्शन, तो हाँ हम यहाँ बोल सकते हैं, ये क्लैरिटी रख रहा है कि मुंशी प्रेमचंद के आप नोवेल का कलेक्शन आप बता रहे हो, तो ये सेट है। फिर नेक्स्ट दिया है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे अब क्या बोल दिया गया है कि वर्ल्ड के जो मोस्ट डेंजरस बहुत ही खतरनाक एनिमल्स है उनका कलेक्शन। तो हमारे लिए खतरनाक तो शेर भी है, सांप भी है ना, कोई हम सीधे नहीं बोल सकते ना कि सिर्फ मोस्ट डेंजरस किसको हम बोल दें। शेर अगर हमारे सामने है तो हमारे लिए तो वो भी खतरनाक है, सांप हमारे सामने है तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है, और भी कितने एनिमल्स है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्लैरिटी नहीं रख रहा है स्टेटमेंट, ये अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ बोल दिया कि मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सभी मोस्ट डेंजरस का एनिमल्स का कलेक्शन बताओ। तो कौन एनिमल्स का, किस एनिमल्स का है ये हमें नहीं मालूम, हमारे लिए सारे खतरनाक है। तो ये अपने आप में कंफ्यूजन बना रहा है, क्लैरिटी नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट भी नहीं है। अब जो लास्ट है वो बोला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर 5। तो ठीक है, क्या बोला गया है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर 5, चैप्टर 5 में जितने भी क्वेश्चन है उनके कलेक्शन। तो भाई आप अपनी बुक में जब चैप्टर 5 खोलोगे उसमें क्वेश्चन आप देख लोगे कि कितने दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक दिया है, तो वो हमको दिखाई दे रहा है, उसकी क्लैरिटी हमको दिख जाएगी बुक से ही, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, अच्छा बुक ने ये वाला क्वेश्चन लिखना भूल गया, ऐसा तो कुछ नहीं आएगा। उसने यही बोला है कि चैप्टर 5 के जितने क्वेश्चन है उनका कलेक्शन, तो ये सेट बना रहा है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, हम जाके चैप्टर 5 के क्वेश्चन देख सकते हैं, तो ये सेट है। समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या सेट है और क्या सेट नहीं है, ठीक है। तो वही सीधी सी बात एक बार अगर रिवाइज कर दे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी हमें पहचानना कि कौन से ऑब्जेक्ट सेट कहलाएंगे, कौन से ऑब्जेक्ट सेट नहीं कहलाएंगे। सीधी सी बात है, ऐसे कलेक्शन अगर हम ले रहे हैं जो बिल्कुल वेल डिफाइंड। नंबर 2 आपके एक्सेल 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या बोला गया है, आपको एक सेट दिया गया है ए सेट, जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और डज नॉट एप्सिलॉन, ठीक है, इन ब्लैंक स्पेसेस। थोड़ा एक बता दें, ये जो लिखा हुआ है इसको हम एप्सिलॉन ही पढ़ते हैं, इसको यहाँ पे बोला जाएगा बिलोंग्स टू, और ये जो है साइन डज नॉट जो लगा दी इसका हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, कि वो बिलोंग नहीं कर रहा है। बिलोंग का मतलब तो समझते हो कि ये चीज में बिलोंग कर रही है, ये चीज में शामिल है, अगर ये चीज में शामिल नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे 11th में जिसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ये साइन है बिलोंग्स टू का, और जब ऐसे हम लगा देते हैं तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू, वो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या बताना है, यहाँ पे आपको जो सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट 1 से लेकर 7 तक है, तो आपको यहाँ पे सिंबल का यूज करना है, एक बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग्स टू का। तो क्या है, 3 चीज की मैं बता दे रही हूँ, ABC 0 A। तो यहाँ जरा, तो सबसे पहले कैसे पता करोगे कि जो 0 है वो A में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको ये साइन यूज करना है, ये 2 साइन यूज कर रहा है, ये 2 साइन कहाँ पे यूज होंगे। तो सबसे पहले ये देखो, ये है सेट, सबसे पहले सेट पे जाना है, तो हम सेट में देखो कहीं पर भी तुमको 0 नजर आ रहा है क्या, 0 आ रहा है क्या, नजर नहीं आ रहा है। तो क्या 0 A में बिलोंग्स टू वाला साइन लगेगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू वाला साइन लगेगा, ऑब्वियस सी बात है डज नॉट बिलोंग्स टू वाला ऐसा साइन लगेगा, क्योंकि जब आपके सेट में जो एलिमेंट है उसमें कहीं पर भी 0 नहीं है तो फिर 0 A में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। अब B में देखो 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज होगा, बिलोंग का कि नॉट बिलोंग का। तो सेट में सबसे पहले जाना है, सेट में देखो कहीं पर भी 5 दिया है तो दिया हुआ है, तो यानी कि 5 A में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि A सेट है और एलिमेंट उसके ये सारे हैं, तो यही बताना है ना। इसी तरीके से बताते हैं कि अगर कोई सेट आपको दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स आपको दिए हैं, तो ये बताओ कि क्या वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अब जब मैं 1 से लेकर 7 तक ली हूँ तो मैं 0 को ये तो नहीं बोलूंगी ना कि 0 भी A में बिलोंग कर रहा है, जब 0 एलिमेंट ही नहीं है तो A में कहाँ से आ जाएगा, सेट A में। अब C में आते हैं 9 8, तो 9 के A सेट A में बिलोंग कर रहा है, तो देखो यहाँ पे कहीं 9 है क्या, तो 9 नहीं है, तो यहाँ पे किसका साइन लगेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू।
तो बस इसी तरीके से आपको दिए होंगे और भी कुछ यहाँ पे जितने भी दिए हैं क्वेश्चन, तो उसमें आप देख लोगे कि कौन कौन से एलिमेंट है जो सेट में बिलोंग कर रहे हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट जो सेट में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग्स टू का साइन और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 1A का क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। अब आपको जो सेट दिए हुए हैं उनको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में बताना है। मैंने आपको बता दिया था रोस्टर फॉर्म में कैसे बताते हैं, सेट लिखा होगा उसके सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स बताना हो। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सेट ए जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार से है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है और वहां पे नेचुरल नंबर जो है वो भी कैसे है, लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं। तो रोस्टर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखने हैं। आपको किसके एलिमेंट्स लिखने हैं, नेचुरल नंबर के, पर 6 से छोटे। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5, 6 को नहीं लेंगे, लिख लिया हमने, बस ये करना था हमें। सेकेंड वाले में अब देखो, अब सेकेंड वाले में क्या बोला है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x यहाँ पे एक इंटीजर है, एंड ये जो कॉमा का साइन होता है इसको यहाँ पे एंड बोलते हैं, 3 इज लेस देन x इज लेस देन 10। तो यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ जो x है, एक तो x क्या है, इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे जो भी इंटीजर नंबर लूंगी वो 3 से बड़ा होगा, ठीक है, और 10 से छोटा होगा। समझना, अगर इसमें कंफ्यूजन बनता है कि ये क्या मैम बोल रहे हैं कि 3 इज लेस देन लिखा है ना, तो यहाँ पे आप जो भी इंटीजर लोगे वो कैसा इंटीजर होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा नंबर, और 10 से छोटा होना चाहिए, देखना चाहिए। तो वो नंबर्स क्या हो सकते हैं, नंबर्स यहाँ पे क्या होंगे, a इक्वल्स टू, ओके, तो क्या बोला गया था यहाँ पे कि हमको यहाँ पे जो इंटीजर नंबर लेना है वो 3 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। 4 5 6 7 8 9। अब मैंने यहाँ क्यों लिया, यहाँ पे रख के देख लेते इस चीज में, 3 इज लेस देन 4, एक्स यहाँ पे सबसे पहले क्या रखे 4, एंड इज लेस देन 10। अब देखो यहाँ पे कि सही नहीं है, 3 छोटा है 4 से एंड 4 भी छोटा है 10 से। इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं, 3 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 10। अब बताओ यहाँ पे सही लिखा है कि नहीं है, 3 यहाँ पे छोटा है 4 से, या फिर ये बोलो कि 4 बड़ा है 3 से, 4 इज ग्रेटर देन 3। बट हमको ऐसे यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि मुझे इस तरीके से ही लिखा है, तो मुझे ऐसे ही लिख के बताना है। ओके, तो यहाँ 4 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पे वही नंबर लेना था जो 3 से बड़ा हो बट 10 से छोटा हो। तो 3 इज लेस देन 4, सही है ये हमारा जो लिखा है यहाँ पे 3 की जो लाइन लिखी है। फिर 4 इज लेस देन 10, तो यहाँ पे 4 भी छोटा है 10 से। इसी तरीके से तुम 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, 8 रखोगे, रखते रखते कहाँ पहुंच जाओगे, 9 तक पहुंचोगे। तो भी आप देखो 3 इज लेस देन 9, 3 हमारा अभी भी छोटा है किससे, 9 से, 9 अभी भी हमारा छोटा है किससे, 10 से है। यही तो बताना था ना। तो ये जरा ध्यान रखना, जब ऐसा कुछ दे दिया जाता है कि मतलब आपको 3 इज लेस देन, फिर यहाँ कोई सिंबल यूज किया जाता है, फिर कोई लेस देन या फिर लेस देन इक्वल, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज होती है। फिर हम कौन से नंबर्स लें, तो याद रखना जब ऐसा कुछ हो तो ये देखो तुम रख के। अगर तुम मान लो यहाँ पे ये सोचते कि नंबर हम क्या ले यहाँ पे 3 इज लेस देन, यहाँ पे तो 1 लेते, 2 लेते, तो क्या ये सही होता, 3 इज लेस देन 1, 3 छोटा दिखाई दे रहा है क्या 1 से, नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखने वाली बात होती है यहाँ पे मैं कौन से इंटीजर नंबर लूं जो 3 से क्या हो, बड़ा हो बट 10 से छोटा हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 तक लिया, 10 नहीं लिया क्योंकि उसने इक्वल का साइन नहीं लगाया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 10 नहीं ले सकती। ठीक है, उसने सिर्फ लेस देन लगाया है, तो लेस देन मतलब ये कि 10 से छोटा लेना है, 10 से छोटा मतलब कहाँ तक लेना है, 9 तक लेना है। तो ये हो गया, ऐसे रख के आप देख सकते हो। 4 5 लेने का मतलब यही है कि 3 छोटा है 4 से और 4 छोटा है 10 से। चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में कैसे हम इसको रोस्टर फॉर्म में बताएंगे। क्या दिया है, सेट हमारा x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब यहाँ पे x जो है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सबको पता है ना क्या होते हैं, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं कि प्राइम नंबर यहाँ पे क्या है, कि जिसके यहाँ पे क्या हो या जिसका फैक्टर क्या 1 हो और खुद का ही नंबर, उसके सिर्फ यहाँ पे 2 फैक्टर्स होते हैं, वो खुद के ही नंबर। तो x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो आपको यहाँ पे ऐसे प्राइम नंबर के एलिमेंट लेने हैं, ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो क्या हो, जो 60 में डिवाइड हो जाए, मतलब कि जो 60 के क्या हो, डिवाइजर हो। 2 अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, मैंने कौन सा 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है ना प्राइम नंबर, जिसके क्या होंगे, जिसके फैक्टर सिर्फ 2 ही होंगे, या तो 1 और क्या होगा 2। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर सब पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, प्राइम नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं, एक तो या तो 1 होता है और एक तो जो खुद का नंबर ही होता है।
सो यहाँ पे वही बोला गया है कि आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं, ठीक है, जिस जो क्या हो, जो 60 के क्या हो, डिवाइजर हो। मतलब कि अगर मैं 2 लेती हूँ और डिवाइड करती हूँ, ठीक है, 2 मेरा डिवाइजर है, अगर मैं देखती हूँ क्या ये 60 में डिवाइड होता है पूरा पूरा, रिमाइंडर मुझे 0 मिलता है, मिल जाता है रिमाइंडर 0 0। तो चेक करने के लिए इतना तो पता ही होगा, फिर भी बता देंगे, ठीक है। तो ठीक है, 2 मेरा एक प्राइम नंबर भी है और वो 60 के लिए डिवाइजर भी है। अब आगे देखते हैं 3 भी प्राइम नंबर है। तो क्या 3 जो है वो 60 के लिए डिवाइजर का काम करता है कि नहीं करता, मतलब 3 जो है वो 60 में पूरा पूरा डिवाइड कर देता है कि नहीं करता, रिमाइंडर 0 मिलता है कि नहीं मिलता, तो मिल जाएगा 3 2 6 और 0 यानी कि 20। तो 3 भी क्या हो गया, मेरा प्राइम नंबर हो गया। और देखो 4 नहीं हो सकता, एक तो सबसे पहली बात प्राइम नंबर पूछा, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 जाता है कि नहीं जाता है, डिवाइड करके देख लेते हैं ना, 5 1 जा 5 10, हाँ जाता है, कितने टाइम, 12 टाइम। तो यहाँ पे ये हो गया 2 3 और 5 हो गया, यहाँ पे 2 3 5। अब जो कि 6 भी है, जो डिवाइस क्या बोलते हैं, डिवाइजर तो है 60 के लिए, बट वो प्राइम नंबर नहीं, वो कंपोजिट नंबर है, बाकी अब कुछ नहीं जाएगा यहाँ पे। तो क्या प्राइम नंबर होगा, यहाँ पे यही पूछा था ना, इसीलिए कहते हैं इस स्टेटमेंट को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आप रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। पहले देखो उसने पूछा क्या है, उसने बोला x प्राइम नंबर होने चाहिए और साथ ही साथ वो 60 के डिवाइजर होने चाहिए। तो प्राइम नंबर 2 है, 3 है और 5 है, ये ले लिया मैंने, और साथ में ये भी देखा कि वो 60 के डिवाइजर भी है, क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर मुझे 0 मिल रहा है ना। अब जो d और e बचा है, क्या दिया है वो मैं बता बस दे रही हूँ। क्या बोला है उसमें, एक सेट लिया है, सेट A, जहां पे x जो है क्या है, x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो यहाँ आपको कैसे एलिमेंट्स लेने हैं वो बता दे रहे हैं। उसने बोला है वो जो x है वो वहां पे आपको 2 डिजिट के एलिमेंट लेने हैं। 2 डिजिट का मतलब ये 17 हो, 28 हो, मतलब ऐसे मन से भी ले रही हूँ, 30 हो, 2 डिजिट के हैं ना। तो आपको यहाँ पे जो एलिमेंट्स लेने हैं वो 2 डिजिट के लेने हैं। और आपको लेने कैसे हैं वो डिजिट, आपको ऐसे ही 2 डिजिट लेने हैं कि जब मैं उनका सम करूं, जैसे कि मैंने अभी 17 लिया था ना, तो 2 डिजिट का है, साथ ही साथ जब मैं इनका सम करती हूँ डिजिट का 1 + 7, तो मुझे क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो आपको वैसे ही डिजिट ढूंढना है, 2 डिजिट के नंबर्स जिनका सम करने पर मुझे सिर्फ क्या मिले, 8 मिले। 2 डिजिट के नंबर 28 भी होता है, बट 2 + 8 को अगर यदि मैं प्लस करती हूँ तो 10 मिलता है। तो ये नहीं लेना है मुझे, ठीक है, 28 को मुझे निगलेक्ट करना है, वो नहीं ले सकते क्योंकि उसका सम करने पर मुझे 8 नहीं मिलता। तो ऐसे ही 2 डिजिट के नंबर आपको लेने हैं जिनका सम करने पर क्या मिले, 8 मिले। तो ऐसे एलिमेंट लिखने हैं। और जो ई वाला है वो बहुत इजी है, जो भी मैंने आपको बताया था। उसने बोला है स्कूल लिया है और स्कूल की क्या बताना, उसको सेट में बताना है। क्या मैंने बोला था, आप सेट में क्या करोगे, CHOL, एलिमेंट्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो अब आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने आपको बताया था। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट आपको दिए हुए हैं सेट के 2 4 6 8 10, इसको मैं किस तरीके से बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, जरा देखिए। यहाँ पे मैंने एक सिंबल यूज किया x, ठीक है, कॉलन लगाया। फिर मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि जहां ये जो x मैंने लिया है, क्या पढ़ते इसको, द सेट ऑफ ऑल x के जो सभी सेट जो है वो कुछ इस प्रकार से है, जहां x इक्वल है 2n। मैं लिख दे रही हूँ, फिर आपको बता रही हूँ 2n, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, n 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन कहां तक है, 10, मतलब कि 5, वेयर जहां n बिलोंग करता है कैपिटल n में। ओके, थोड़ा बड़ा हो गया, आपको लग रहा होगा यहाँ पे, समझो कैसे हमने ये लिखा है, ठीक है। क्या है हमने यहाँ लिखा है, द सेट ऑफ ऑल x के सभी सेट इस प्रकार से हैं सच दैट x इक्वल टू n, जहां x बराबर है 2n। क्यों मैंने यहाँ 2 और n लिया है, देखो n जो है यहाँ पे वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ये लिखा मैंने 2n, अगर मैं इस n की जगह में नेचुरल नंबर लिखूंगी और कहां से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, 1 से, इंटू 1, क्या फिर 2 रखूंगी n की जगह पे, तो 2 2 4, ऐसे रखते रखते अगर मैं यहाँ पे 8 कहां तक लिखना है, 10 तक बताना है, तो 2 इंटू 5 कहां तक मिल गया, 10। तो क्या देखा यहाँ पे n लेने का मतलब क्या है कि n में मैं डिजिट रख रही हूँ 1 2 3 4 5 तक रख रही हूँ, तो मुझे पूरे
एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 5 तक रखने पर मुझे सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो 1 2 3 4 5 है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जो मैं n लिखी हूँ वो n में जो सारे डिजिट है वो किसमें बिलोंग करते हैं, कैपिटल N में, मतलब कैपिटल N मतलब कि नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर को दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने कैपिटल N बनाया है। अब ये जो लिखा हुआ है 1 इज लेस, अब ये जो लिखा हुआ है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन इक्वल्स टू 5, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो मैं n में जो डिजिट ले रही हूँ वो या तो 1 से बड़ी होगी उसके बराबर और 5 से छोटी होगी पर उसके बराबर। क्यों यहाँ लेस देन इक्वल्स टू साइन लगा है, जैसे मैं कहाँ से स्टार्ट करी हूँ, 1 से स्टार्ट करी हूँ ना, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, सेपरेट करें 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 से छोटा नहीं है बट बराबर तो है, तो किसी एक चीज के लिए अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है इसलिए मुझे यहाँ पे दोनों चीज लिखनी पड़ रही है, इज लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 जो है वो 5 के बराबर नहीं है बट लेस देन तो है, छोटा तो है, तो इसके लिए इसी तरीके से n की वैल्यू जब आप बढ़ाते जाओगे और रखते कहाँ तक जाओगे, 5 तक, ठीक है। 5 तक क्यों मैं यहाँ लेस देन इक्वल का साइन लगाई, वो है यहाँ पे कि 1 5 के बराबर नहीं है, ठीक है, बट ये लेस देन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे 5 के 5 से छोटा नहीं है पर बराबर तो है, इसलिए यहाँ लेस देन तो क्या होता है, इक्वल का साइन तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे इसलिए लेस देन इक्वल का साइन लगाने की पड़ी जरूरत, क्योंकि हमें कहाँ तक डिजिट लेकर जाना है, 5 तक, क्योंकि जब तक मैं 5 तक नहीं ले जाऊंगी मुझे ये सारे एलिमेंट 10 तक नहीं मिल पाएंगे, राइट। 5 तक रखूंगी तो 5 to 10 मिलेगा, इसीलिए मुझे यहाँ पे लेस देन इक्वल लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ तक n जो है मुझे कहाँ तक डिजिट शो करना है, 5 तक करना है। तो 5 इज लेस देन इक्वल 5 का मतलब ये है कि 5 के बराबर है, भले छोटा नहीं हो पर इसके लिए बराबर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस कंडीशन पे इस लेस देन इक्वल का साइन यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। सेकेंड वाला आप देखते हैं, ये बी वाला 2 4 8 16। अब ये देखना है मुझे कि ये किस पैटर्न में लिखे गए हैं कि इनको मैं किसी सिंबल का यूज करूं। चलो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, करते करते 2 की पावर 6 64। क्या दिखाई दिया, जब मैं पावर बढ़ाती जा रही हूँ और बेस तो सेम रहेगा 2 की पावर अगर बढ़ाती जा रही हूँ तो मुझे ये सारे एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ही आप पावर 1 2 3 4 5 6 तक लेकर जाते हो आपको 64 तक एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि ये किस पैटर्न में लिखेंगे, x सच दैट जहाँ x बराबर होगा 2 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे हम पावर की जगह पे क्या रखेंगे, n शो करेंगे, n सिंबल शो करेंगे, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन इक्वल्स टू 6, जहाँ पे वेयर ये लिख लेना स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, क्योंकि ये सारी पावर क्या सीधी है, नेचुरल नंबर जैसी है, तो नेचुरल नंबर इसलिए हम n कहाँ बिलोंग करा रहे हैं, नेचुरल नंबर में। तो क्या हमने देखा, क्योंकि ये था पावर इसकी चेंज, देखो क्या होता है कहाँ हम सिंबल लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते हैं, जो चीज चेंज हो रही है, ठीक है, जो चीज चेंज होती है उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, और जो चीज चेंज नहीं होती है वो तो हम दिखा देंगे डिजिट के शो में। जैसे यहाँ पे बेस सेम था पर पावर चेंज हो रही थी, तो पावर चेंज हो रही थी इसीलिए पावर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे पावर के लिए n यूज कर लेंगे, जो चीज चेंज हो रही है उसके लिए सिंबल यूज कर लेंगे। फिर वही वाली चीज जो इसमें थी कि यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू 6 तक क्यों लेकर गए, क्योंकि 6 तक इसलिए लेकर गए क्योंकि जब मैं यहाँ 6 रखूंगी तो 6 बराबर 6 के दिखाई देगा, तो उसके लिए सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज मुझे अपने डिजिट कहाँ तक लेकर जाना है, 6 तक लेकर जाना, तभी 64 मिलेगा। फिर ये जो पावर भी थी 1 2 3 4 5 6 वो सारी कैसी थी, नेचुरल नंबर, तो सब किसमें बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर में। यहाँ पे सी वाला जो है क्वेश्चन नंबर 3 वाला है, उसमें क्या है, सेम सेकंड वाले की तरह ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट है वो किस पैटर्न में है, इसकी भी अगर मैं पावर बढ़ाती जाऊं 9 3 9 27, क्या दिखाई दे रहा है, बेस सेम है 3 रहे, क्योंकि सब कैसे हैं 3 के बेस में ही आ रहे हैं ना, पावर बढ़ाती जा रही है तो मुझे ये एलिमेंट मिल रहा है। तो सेम जैसे मैंने ये किया है ना, बस 2 की पावर n की जगह पे 3 की पावर n हो जाएगी। बस ये यहाँ पे देख लेना कि आखिर कितने डिजिट रखने पर n की वैल्यू कहाँ तक रखने पर मुझे 243 मिल रहा है। और सीधी सी बात है, जो 1 2 3 रहेंगे पावर वो सभी नेचुरल नंबर है, तो बिलोंग भी किसमें करेंगे, नेचुरल नंबर में। तो ये वाला आप खुद कर पाओगे क्योंकि ये बिल्कुल इसी की तरह है, बस यहाँ पे 2 की पावर n की जरूरत थी, यहाँ पे 3 की पावर n की है। एक f वाला जो बता दे रहे हैं, f में क्या है 1 4 9 16 100 तक दिए, ये किस पैटर्न में है, x such that x equals to n square, 1 is less than equals to n is less than equals to 10, फिर वही चीज where small n belongs to capital N। क्यों लिखने की जरूरत पड़ी मुझे n स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, करते करते 10 स्क्वायर 100। तो कैसे चेक करना ही पड़ेगा आपको,
क्या दिखाएगी, मैंने क्या बोला था, जो चीज चेंज होती है, ठीक है, जो चीज बदल रही है उसके लिए सिंबल यूज करते हैं, पर जो चीज चेंज नहीं होती उसके लिए हम सिंबल यूज नहीं करेंगे। एन स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि मेरा इसमें बेस चेंज हो रहा है, ठीक है, बेस चेंज हो रहा है ना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 करते करते 10 तक हम जाएंगे, तभी तो हम 100 तक पहुंच पाएंगे। तो क्या मैंने देखा, बेस चेंज हो रहा है तो बेस की जगह पे मैंने सिंबल यूज किया एन का। पावर सेम ही रहेगी, 2 2 2 कर रहेगी, इसलिए पावर 2 ही लिखेंगे। ये भी आपको पता क्यों लिखा, क्योंकि 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 तक लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहाँ तक, ये जो एन है वो आप कहाँ तक लेकर गए हो, 10 तक ही लेकर गए हो ना। एन ये जो हम लिखते हैं ना, ये जो डिजिट है वो 10 तक लिखी है, इसलिए यहाँ पे 10 तक जाएगा, इसलिए यहाँ पे इज लेस देन इक्वल्स टू 10। और यहाँ पे जो सारे बेस है जो हमने चेंज किए सारे कैसे, नेचुरल नंबर में है, तो सब किसमें बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर में करेंगे। अब एक जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वो बिल्डर फॉर्म में थी, उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना, मतलब एलिमेंट लिखना है। बता दो इसमें करना क्या है। उसमें आपका ऐसा दिया है कि उसमें पूछा गया है कि हमारे जो ईयर है उसमें ऐसे कौन कौन से मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो आपको सिर्फ वही महीने लिखने हैं ऐसे सेट के अंदर, इस तरीके से लिख लेना। उसमें सिर्फ वही मंथ आपको लिखना है जिसमें 31 डेज नहीं होते, तो आप वो देख लेना कौन कौन से ऐसे मंथ होते हैं।